सेक्शन 5 है जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। वो कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हाउ गिवन, ये अवार्ड कैसे होता है, क्या तरीकाकार है। तो शॉर्टली से पढ़ते हैं जी। बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू द क्लेमेंट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट किसी से प्रॉपर्टी लेना और उसके क्लेमेंट एक्चुअल क्लेमेंट को डिलीवर करना। By ordering a party to do the very act which he is under an obligation to do, ये भी है कि वो ही एक्ट जो उसे साइन हुआ, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया या उसकी ऑब्लिगेशन है करने का, वो ही एक्ट परफॉर्म करे। By preventing a party from doing that which he is under an obligation not to do, किसी को रोकना भी, प्रिवेंट करना कि ये ड्यूटी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि ये काम आपने नहीं करना, तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आगे कहता है जी, बाय डिटर्मिनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज अदरवाइज देन बाय एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। अब किसी के राइट्स को डिटर्मिन करना, डिक्लेयर करना, इसका इंटाइटलमेंट है नहीं है, बनता है कितना नहीं बनता है। और आगे चल के कहता है बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर, और रिसीवर पॉइंट करना। तो ये तो था कि स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो किस तरीके से के किस हवाले से और क्या क्या तरीके हैं उसको अवार्ड करने में। इसके दो सेक्शन जी ओवरलैप हैं, दोनों को हम अभी करेंगे और फिर इनका डिफरेंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और वो दो सेक्शन है, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। मेनली समझ लीजिए कि जो दावा सेक्शन 8 के तहत आता है वो उस सूरत में होता है जब किसी पार्टी का टाइटल क्लियर हो। टाइटल मीन उसके नाम रजिस्टर्ड डीड हो या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो उस शख्स की या प्लेंटिफ की ओनरशिप पे कोई अबहाम क्रिएट ना कर रहा हो। और अगर एम्बिग्युइटी है तो साथ उसने डिक्लेरेशन भी लेनी है। पोजेशन तो करना ही है, साथ ये भी कहना है कि मुझे डिक्लेयर किया जाए। लेकिन सोलिली अगर पोजेशन के लिए जाता है तो उसके पास टाइटल है और टाइटल भी विदाउट एनी एम्बिग्युइटी है, और इसके लिए क्राइटेरिया और लिमिटेशन अलग है। आगे 9 को करेंगे और 9 के बाद हम इनका डिफरेंस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। वो कहता है जी, 8 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या है जी, अगर स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, अगेन स्पेसिफिक, कोई जनरल नहीं, रिकवरी के लिए ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure। अब CPC, commonly CPC Code of Civil Procedure 1908 के तहत। अब यहाँ वो डिस्पोजेशन की बात नहीं करता, वो कहता है जिसने पोजेशन लेना है, टाइटल उसका क्लियर है, किसी वजह से वो पोजेशन में नहीं है, डिस्पोजेस नहीं हुआ, तो वो रिकवरी का, पोजेशन का दावा करेगा। सूट फॉर पोजेशन, टाइटल क्लियर है, सूट फॉर पोजेशन है। और इसमें जो बहुत बड़ा फ़र्क और है एक टाइटल के अलावा, वो है इसमें लिमिटेशन। अगर सेक्शन 8 का दावा होगा तो इसमें लिमिटेशन है 12 ईयर। याद रखिएगा, पिछले दिनों, बल्कि रिसेंट जो अभी सिविल जज का एग्ज़ाम आया था, तो उसने कहा था कि लीगल डिसेबिलिटी, हमने देखा था कि लीगल डिसेबिलिटी लिमिटेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन है? वेरी गुड। 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, ये 6 है, 6 है लीगल डिसेबिलिटी, 7 है लीगल डिसेबिलिटी सेवरल, और 8 है कि स्पेशल एक्सेप्शन टू लीगल। वो कहता है कि अगर प्रियम्पशन में होगा तो ये नहीं होगा और उसमें टाइम। और 9 कहता है कि अगर वंस ये लीगल डिसेबिलिटी कंटिन्यू हो जाती है तो ये स्टॉप नहीं होती।
तो ये ओवरऑल तो ये आगे चल के भी सेक्शन है, लेकिन डिसेबिलिटी के हवाले से, और डिसेबिलिटी के कितनी किस्में हैं जी? कौन है बंदे जो डिसेबल होते हैं? इंसेन है, माइनर इंसेन और सर इडियट। थोड़ा सा हम पीछे चले गए यार, क्या हो गया? बहरहाल जी, अब वो सवाल ये आया था कि एक बंदा है, उसने दावा दायर करना था, और दावा जब उसने दायर करना था तो उसकी जो लिमिटेशन है वो रन हो गया 1 महीना तकरीबन। यही इस तरह का ही सवाल का अल्फा कि एक माह पहले उसका कंटिन्यू हो गया टाइम पीरियड, और उसके बाद वो बात करता है कि वो बंदा डिसेबल हो जाता है, लीगल डिसेबिलिटी आ जाती है। 12 साल बाद क्या आपको पता है, साथ ये भी बता रहा है, आपको पता है कि लिमिटेशन का 12 साल है सूट फॉर पोजेशन के लिए, तो 12 साल बाद वो क्या दावा कर सकता है? तो वो सेक्शन 9 हिट करता है उसमें, और बड़ा लीडिंग किस्म का सवाल उसने किया हुआ है। तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वंस जो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी जो है वो सेक्शन 9 कहता है कि वो उसको रेस्क्यू नहीं करती, उसका लिमिटेशन कंटिन्यू रहता है। तो इसी तरह बात करता है यहाँ ये काफ़ी सारे इस हवाले से, लीगल डिसेबिलिटी से, लिमिटेशन के हवाले से, लिमिटेशन एक्ट 1908 के हवाले से उसने सवाल दिए हुए थे। अब वो कहता है जी जो 12 साल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसने इसको कोड करते हुए लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 9 के बारे में वो सारा सवाल था उसका। वैसे तो 6, 7, 8, 9 सब उसमें कोड किए जा सकते हैं। अब वो कहते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ए पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब इसमें अंडर आर्टिकल 142 लिमिटेशन एक्ट 1908 इसकी लिमिटेशन लिख लीजिए बेशक, इसकी लिमिटेशन जो बनती है वो है 12 ईयर। 142 142 लिमिटेशन एक्ट के तहत आगे हम चलें, देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, और आज ही साथ इसके सेक्शन 9 में हम चलते हैं। अब सेक्शन 9 के सेलिएंट इंग्रेडिएंट्स ये है कि जो बंदा पोजेशन का दावा कर रहा है वो एक तो उसका टाइटल क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, इवन कि वो मालिक है या नहीं है, वो डिस्पोजेस हो गया, और उसके लिए टाइम है 6 मंथ ओनली। और आगे चल के वो बात करता है कि जो स्पेशली उसमें इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है PRD 2004 SC20 वो इसमें कुछ सेलिएंट फीचर बताती है सेक्शन 9 के हवाले से। बल्कि सेक्शन 9 के हवाले से आगे चल के कुछ और भी है कि इसमें क्या अपील लाई करती है, रिवीजन लाई करती है, और फिर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। वो कहते हैं सेक्शन 9 कहता है सूट बाय पर्सन्स डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहली बात तो वो बंदा डिस्पोजेस हो गया। 8 में डिस्पोजेस की बात नहीं करता, जस्ट वो पोजेशन लेना चाह रहा है। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, यहाँ बात करता है कंसेंट के बगैर। अब क्या बात करता है जी, इंग्रेडिएंट्स 9 इसमें पर्सन सुइंग वाज इन ए फिजिकल पोजेशन। अगली बात करता है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन नहीं, एक्चुअल पोजेशन होगा। फिर उसके बाद करता है ही वाज बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, दैट ही हैज बीन डिस्पोजेस्ड विदाउट कंसेंट और डिस्पोजेशन इज अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। अब डिस्पोजेस तो किया गया लेकिन कानूनी तौर पर किया गया, तो फिर उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। डिस्पोजेशन इज विद 6 मंथ ऑफ द फाइलिंग ऑफ सूट, तो अगेन लिमिटेशन प्रोवाइड करता है 6 मंथ है जी। आगे वो कहता है अब डिस्पोजेस किसने किया, वो भी डिफेंडेंट ने किया। इसका फर्दर कहता है जी if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title। अब इसकी बात नहीं करता कि उसका अनुमान टाइटल मीन उसकी ओनरशिप है कि नहीं है,
उस शख्स की जो डिस्पोजेस हुआ उसकी मलकियत से कोई गर्ज नहीं है। टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सूट, nothing in that section shall be bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। अगेन ये भी ज़रूरी नहीं है इस सेक्शन के तहत वो अपना टाइटल भी इस्टेब्लिश करने के लिए कह सकता है जी। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आगे जो अहम इसका एक और इंग्रेडिएंट्स है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन। अब अपील इसके बारे में लाई नहीं करेगी। शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री, अगेन इंटरम ऑर्डर भी है तो उसके खिलाफ भी अपील लाई नहीं करेगी। अंडर दिस सेक्शन नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। तो फिर क्या होगा सर? रिट होगी, रिवीजन होगी, अपील नहीं है, रिव्यू भी नहीं है, इसमें रिवीजन होगी। आइदर अगर रिट प्रोवाइडेड है तो वो कहता है यहाँ रिवीजन होगी। अच्छा जी, इसमें वो कहता है कि अगर ऑर्डर पास हुआ है इस सेक्शन 9 के तहत तो वो क्या होगा जी? लायबल टू बी रिवीजन अंडर सेक्शन 115 115 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सर अब वो क्या करेगा? रिवीजन दायर करेगा। तो अपील नहीं लाई करती और रिव्यू भी नहीं लाई करता, ये याद रखना। इसकी लिमिटेशन 6 मंथ। डिस्पोजेस हुआ, टाइटल होना ज़रूरी नहीं है। ड्यू कोर्स विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हुआ, उसका फिजिकल पोजेशन में होना ज़रूरी है। ये सारे एलिमेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन दी सेक्शन 9 एंड सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 19 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877।